तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेदर फिनोमिना लाइक क्लाउड्स, रेन एंड स्टॉर्म्स, एंड द आंसर इज। मुझे हंसी जुड़ रही है। कुछ बहुत बड़ा था, सॉरी सॉरी। तो मैंने दोबारा रिपीट करना नहीं, तुमने यहीं से बोलना है। मेरी एक सारी मेहनतें पानी फेरने का तुमने ठेका ले रखा है। बार, बस एक बार क्या करूं एक बार? क्वेश्चन बोल दो। मैं रिपीट नहीं करना, तुमने आंसर बोलना। चलो बोल। ट्रोपोस्फियर। हाँ जी, जो अपनी ट्रोपोस्फियर लेयर है एटमॉस्फेयर की, वहीं पर ये जो सारे वेदर फिनोमिनाज होते हैं, चाहे वो बारिश का होना हो, बादलों का बनना हो या तूफानों का आना हो, सब इसी लेयर में हो जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी डिफरेंट लेयर्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, आइए जान लेते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि आखिरकार एटमॉस्फेयर होता क्या है। सो एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ द लेयर्स ऑफ गैसेस सराउंडिंग अ प्लैनेट और अदर सेलेस्टियल बॉडी। एटमॉस्फेयर कुछ नहीं है, एक लेयर्स ऑफ गैसेस हैं जो किसी एक प्लैनेट को या किसी और सेलेस्टियल बॉडी को कवर करती हैं। ठीक है, हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ गैसेस प्रेजेंट हैं। जैसे हमारे पास 78% जो है वो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और जो बाकी का 1% बच गया वो बाकी और गैसेस हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि हमारे अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर है उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स कौन कौन सी हैं। तो पहली लेयर है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर। The troposphere extends from Earth's surface to, on average, about 12 kilometers in height, with its height lower at the Earth's poles and higher at the equator. जो अपनी अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसकी पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, और इसकी जो हाइट है सरफेस से वो 12 किलोमीटर्स है, और इसकी हाइट वेरी करती है। इक्वेटर से इसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी, और जो पोल्स हैं हमारे पास लाइक नॉर्थ पोल या साउथ पोल, वहाँ पर इसकी हाइट सबसे कम होगी। Yet this very shallow layer is tasked with holding all the air that plants need for photosynthesis and animal need to breathe. और यही लेयर है जितनी भी हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, चाहे वो प्लांट्स को चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए या एनिमल्स को चाहिए सांस लेने के लिए, वो सारी एयर यहीं पर पहली लेयर में ही मौजूद है। एंड ऑल्सो कंटेन्स अबाउट 99% ऑफ ऑल वाटर वेपर एंड एरोसॉल्स। एरोसॉल्स क्या होते हैं? सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जो एटमॉस्फेयर के अंदर घूम रहे होते हैं। द टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर ऑल्सो डिक्रीजेस विद हाइट। हाइट के साथ साथ टेम्परेचर भी गिरता जाता है। ऑन टॉप ऑफ दिस लेयर इज व्हाट इज रेफर्ड टू एज ट्रोपोपॉज। और इसके जब टॉप पे हम पहुंचते हैं, जहां पर ये लेयर खत्म होने वाली होती है और जहां पर स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होने वाला होता है, वहां पर एक लेयर पतली सी मौजूद होती है जिसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। इट इज द डेंसेस्ट एटमोस्फेरिक लेयर compressed by the weight of the rest of the atmosphere above it। ये जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ये सबसे डेंस लेयर है एटमोस्फेयर की, क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी लेयर है उसको एक तरीके से दबा रही हैं, है ना, तो उनके प्रेशर के कारण ये बहुत ज़्यादा डेंस है। मोस्ट ऑफ अर्थ्स वेदर हैपन्स हियर एंड ऑलमोस्ट ऑल क्लाउड्स दैट आर जनरेटेड बाय वेदर आर फाउंड हियर। जितने भी वेदर फिनोमिना हैं जैसे हमने बात की, वो यहीं पर होते हैं इसी लेयर में। मोस्ट एविएशन टेक्स प्लेस हियर, including in the transition region between the troposphere and the stratosphere। जितनी भी उड़ानें भरी जाती हैं हवाई जहाज के द्वारा, वो इन्हीं रीजन में होती हैं, बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, अब आइए बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की, जो हमारी दूसरी लेयर है। लोकेटेड बिटवीन अप्रॉक्सीमेटली 12 and 50 kilometers above Earth's surface, the stratosphere is perhaps best known as home to Earth's ozone layer। जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक मौजूद है, और यहीं पर जो अपनी सबसे मोस्ट फेमस हम कह सकते हैं लेयर, ओजोन लेयर मौजूद है। ठीक है, जब ट्रोपोस्फेयर खत्म होती है तो उसके बाद ओजोन लेयर शुरू होती है, और ओजोन लेयर इसका पार्ट है स्ट्रेटोस्फेयर का। ठीक है, इन दिस रीजन द टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट। इस लेयर में क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन एंड दिस हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेचर इंक्रीज। जो यहाँ पर लेयर है ओजोन, यहाँ पे जो ओजोन पार्टिकल्स हैं, जब इनकी फॉर्मेशन होती है तो जो इस लेयर का टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, इट इज़ नियरली क्लाउड एंड वेदर फ्री, बट पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स आर समटाइम्स प्रेजेंट इन द लोएस्ट एंड कोल्डेस्ट ऑल्टीट्यूड्स। ये जो लेयर है यहाँ पर कोई भी क्लाउड या कोई भी वेदर फिनोमिना नहीं होता है। ठीक है, पर जो पोल्स पर लेयर है
क्योंकि जैसे हमने बात की कि जो ये लेयर होती है वो जो अपना इक्वेटर है वहाँ से इसकी जो लेंथ या हाइट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, पर पोल्स पे इसकी हाइट कम होती है। ठीक है, तो वहाँ पर जब वाटर वेपर्स इस लेयर के अंदर एंटर करते हैं तो टेम्परेचर कम होने के कारण वो कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कुछ क्लाउड्स बनते हैं पोल्स पर, तो वही जाने जाते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। तो वो होते हैं वहाँ पर। बाकी इस लेयर में अगर हम इक्वेटर की तरफ बात करें तो वहाँ पर कोई भी क्लाउड्स नहीं होते हैं। इट्स ऑल्सो द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द एटमोसफियर दैट जेट प्लेन्स कैन रीच। और यही लेयर है जहाँ तक जो जेट प्लेन्स हैं वो पहुँच सकते हैं। ठीक है, इस लेयर के ऊपर तक कोई भी प्लेन, जेट प्लेन नहीं जा सकता। थर्ड लेयर है हमारे पास मेसोस्फेयर। Located between about 50 to 80 kilometers above Earth's surface, the mesosphere gets progressively colder with altitude. जो मेसोस्फेयर है ये अपनी थर्ड लेयर है, और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे वैसे वैसे ही टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। उसका स्ट्रेटोस्फेयर का एग्जैक्ट ऑपोजिट। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा था कि हाइट के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा था, पर यहाँ पर क्या होगा उल्टा, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर गिरता जाएगा। The top of this layer is the coldest place found within the Earth system, with an average temperature of about -85 डिग्री सेल्सियस। जो इस लेयर का सबसे टॉप पोर्शन है वो सबसे ठंडा माना जाता है अपने अर्थ के सारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स में से, जिसका कि टेम्परेचर पहुंच सकता है -85 डिग्री सेल्सियस तक। The very scarce water vapor present at the top of the mesosphere forms noctilucent clouds, the highest clouds in Earth's atmosphere. तो इसी लेयर में अपने अर्थ के सबसे ऊंचे क्लाउड्स, जिनको कि नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स बोलते हैं, वो पाए जाते हैं। नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स को नाइट शाइनिंग क्लाउड्स भी बोलते हैं, ये रात को चमकते हैं। ठीक है, मोस्ट मीटियर्स बर्न अप इन दिस एटमोस्फेरिक लेयर। जो मोस्टली जो हमारे मीटियर्स स्पेस से आते हैं वो इसी लेयर में जलकर स्वाहा हो जाते हैं। साउंडिंग रॉकेट्स एंड रॉकेट पावर्ड एयरक्राफ्ट कैन रीच द मेसोस्फेयर। जो साउंडिंग रॉकेट्स होते हैं, साउंडिंग रॉकेट्स आर नथिंग बट जो साइंटिफिक रॉकेट्स होते हैं जो किसी ना किसी एक पर्पस के लिए, लाइक एटमोस्फेरिक लेयर्स को स्टडी करने के लिए भेजे गए हों, है ना, वो वाले रॉकेट्स जो हैं वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, या रॉकेट पावर्ड एयरक्राफ्ट, जिन एयरक्राफ्ट्स में रॉकेट लगाए होते हैं, वो भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। द ट्रांजिशन बाउंड्री विच सेपरेट्स द मेसोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड द स्ट्रेटोपॉज। जो मेसोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से अलग करता है एरिया, उस रीजन को कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। फोर्थ लेयर है हमारे पास थर्मोस्फेयर। इट इज लोकेटेड बिटवीन अबाउट 80 to 700 किलोमीटर्स अबव अर्थ सर्फेस, हुज लोएस्ट पार्ट कंटेन्स द आयोनोस्फेयर। जो ये लेयर है इसकी हाइट है 80 से लेकर 700 किलोमीटर्स तक, और इसी के जो निचले पोर्शन में एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको कि हम जानते हैं आयोनोस्फेयर के नाम से। बिकॉज दिस लेयर इज मच क्लोजर टू द सन, इट कैन रीच टेम्परेचर अप टू 2000 डिग्री सेल्सियस। जो ये लेयर है ये सन के ज़्यादा करीब है, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। इन दिस लेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज विद ऑल्टीट्यूड ड्यू टू द वेरी लो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स फाउंड हेयर। इस लेयर में जो टेम्परेचर है वो हाइट के साथ बढ़ता जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। इट इज़ बोथ क्लाउड एंड वाटर वेपर फ्री। ना यहाँ पर बादल होते हैं और ना ही यहाँ पर वाटर वेपर होते हैं। द अरोरा बोरियालिस, ऑल्सो नोन एज नॉर्दर्न लाइट्स, एंड अरोरा ऑस्ट्रियालिस, ऑल्सो नोन एज सदर्न लाइट्स, आर समटाइम्स सीन हेयर। तो इन फोटोज में आप देख सकते हैं ये जो लाइट्स आप देखते हैं नॉर्थ और साउथ पोल में, इन लाइट्स को बोलते हैं अरोरा। आपने नाम भी सुना होगा अरोरा लाइट्स। ठीक है, तो ये जो नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं उनको अरोरा बोरियलिस बोलते हैं, और जो सदर्न लाइट्स होती हैं उनको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियालिस। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑर्बिट्स इन द थर्मोस्फेयर। जो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो इसी लेयर में प्रेजेंट है। तो आइए बात कर लेते हैं आयोनोस्फेयर की। इट इज़ नॉट अ डिस्टिंक्ट लेयर एज द अदर्स मेंशन्ड अबव। ये कोई अलग से लेयर नहीं है। इंस्टेड द आयोनोस्फेयर ओवरलैप्स द मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। बल्कि जो ये लेयर है वो 3 लेयर्स को कवर करती है। समझ लो एक तरीके से उनके बीच में से या उनके आसपास ही प्रेजेंट है। एक तो मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर हो गई और एक्सोस्फेयर, इन तीनों को ओवरलैप करती है ये लेयर।
It's a very active part of the atmosphere and it grows and shrinks depending on the energy it absorbs from the sun. ये जो लेयर है ये बहुत ही एक्टिव है। जिस हिसाब से इसको सन की एनर्जी मिलती है उसी हिसाब से ये बड़ी होती है या छोटी हो जाती है। ठीक है। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग रीजन केपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेडियो सिग्नल्स बैक टू द अर्थ। तो इस लेयर में बहुत सारे आयंस प्रेजेंट हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं और यही आयंस हेल्प करते हैं रेडियो सिग्नल्स को अर्थ तक पहुंचाने में। फिफ्थ लेयर और लास्ट लेयर है हमारे पास एक्सोस्फीयर। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन अबाउट 700 and 10,000 kilometers above Earth's surface. The exosphere is the highest layer of Earth's atmosphere and at its top merges with the solar wind. जो हमारी एक्सोस्फीयर है ये लास्ट लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर की, जिसकी की जो हाइट है वो 700 से 10,000 किलोमीटर्स तक है। और यहाँ पर क्या होता है, जब ये लेयर खत्म होती है तो उसके बाद जो सन से विंड्स निकलती हैं जिनको कि हम सोलर विंड्स के नाम से जानते हैं वो शुरू हो जाती हैं। Molecules found here are of extremely low density, so this layer doesn't behave like a gas and particles here escape into space. तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनकी डेंसिटी बहुत कम है, तो ये किसी गैस की तरह बिहेव नहीं करती और यहाँ पर अगर कोई पार्टिकल कोई चीज़ पहुँचती है तो सीधा स्पेस से पहुँच जाती है, ये रोकता नहीं है उसको। While there is no weather in the exosphere, the aurora borealis and aurora australis are sometimes seen in its lowest part. चाहे कि यहाँ पर कोई भी वेदर फिनोमेना नहीं होते हैं, पर जब सोलर विंड्स यहाँ इस लेयर से टकराती हैं तो जो हमारे पास लाइट्स बनती हैं जिनको कि हम अरोरा लाइट्स के नाम से जानते हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। मिलते हैं आपको कल अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। बाय।